Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, The Absolute Chemistry. I am Abhishek. हमने ये जो सेकेंड टॉपिक हमारा चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, उसका हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी ख़त्म कर लिया था और आज इस टॉपिक का जो लास्ट लेक्चर होगा वो आज हम कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को। हमने जो पहले 2 लेक्चर हमारा था वो एसिड और बेस पे हम लोगों ने उसको पढ़ा था और थर्ड लेक्चर में भी हमने एसिड बेस को देखा था और लास्ट को थोड़ा सा हमने सॉल्ट का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। सॉल्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लिए थे। ऑफ टू हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हमने लेक्चर 3 में कंप्लीट किया था। आज जो लेक्चर होगा वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव टाइप का होगा। बहुत सारे डिफरेंट न्यू केमिकल्स, न्यू सब्सटेंस के बारे में आप जानोगे, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन सॉल्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हेडिंग होगा कॉमन सॉल्ट, ठीक है। कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो हमने बार बार यूज़ किया है हमने, NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोराइड NaCl। आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। देखो, जो हमारा ये जो कॉमन सॉल्ट होता है, हम हर घर में इसको हम यूज़ करते हैं। मेनली जो खाने में हम इसको यूज़ करते हैं और बहुत सारे जगहों पे यूज़ होता है, लेकिन हम इसको कॉमन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जनरली हम जो हाउस होल्ड खाने वगैरह में यूज़ करते हैं, इसलिए इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो हम घर में यूज़ करते हैं उसका नाम होता है टेबल सॉल्ट, ओके। उसका नाम होता है टेबल सॉल्ट और वो भी यही NaCl ही होता है, वो भी सोडियम क्लोराइड होता है, बस उसमें थोड़ा सा एक और चीज़ एडेड होता है जो कि होता है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड, तो आप देखे होंगे जितने भी आप जो सामान वगैरह लाते हो उसमें जो सॉल्ट पैकेट आता है उसमें लिखा हुआ होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट, जो भी कॉमन सॉल्ट जो भी ब्रांड का आप ले आओ उसमें लिखा होता है कि इट इज़ एन आयोडाइज्ड सॉल्ट। क्यों? क्योंकि उसमें ये पोटेशियम आयोडाइड को उसके साथ मिलाया जाता है। क्यों इस आयोडीन को हम मिलाते हैं? बिकॉज हमारा जो थायराइड वगैरह के जो डिजीज़ वगैरह होते हैं ना, उसको क्योर करने के लिए ये आयोडीन का बहुत रोल होता है। तो इसीलिए हम सॉल्ट में आयोडीन को डालते हैं ताकि हम जो थायराइड बेस्ड जो डिजीज़ होते हैं उससे हम लोग बचा रहे हैं। और ज़्यादा कुछ इसका कोई है नहीं, अब तो सबको पता है, सबके घर में होता है। हमें इसका ये जो हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है उसको हम कहाँ से, मतलब उसको कहाँ से हमें मिलता है? देखो, हम बहुत सारे सोर्स से मिलता है, आप खुद भी जानते हो। बहुत कॉमन सोर्स एक है जो कि है सी वाटर, फ्रॉम सी वाटर, ओके। सोर्स, इसका जो सोर्स होता है ना, एक होता है सी वाटर, पहला जो सोर्स होता है। अब इसको क्या करते हैं, हमारे इंडिया में जो जितने भी सॉल्ट्स एक्चुअल में फॉर्म हमें मिलता है वो यहाँ से ही मिलता है। हम सी वाटर का जो सॉल्ट होता है उसको हम यूज़ करते हैं। सी वाटर को क्या करते हैं, बड़े बड़े टैंक्स या बहुत सारे आप देखे भी होंगे, बहुत सारे एक स्पेस में उसको रखा जाता है। तो उसको वाटर, जो सी वाटर जो होता है वो डायरेक्ट सन के जो कांटेक्ट में हो या जो विंड फ्लो होता है उसके थ्रू क्या होता है ना, वो इवेपोरेट होता है। इसको हम बाय इवेपोरेशन हम इसको सॉल्ट को बनाते हैं। तो क्या होता है, सारा का सारा जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, बच जाता है वो सॉल्ट। देखो, ये जो सोडियम क्लोराइड होता है वो अकेला सॉल्ट नहीं होता जो कि सी वाटर में होता है। ये मैक्सिमम, मतलब जितने भी सॉल्ट होते हैं सबसे ज़्यादा यही होता है। लेकिन बहुत सारे दूसरे सॉल्ट्स जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं वो इसके साथ मिलकर सी वाटर में होते हैं। तो ये भी उसके साथ प्रोड्यूस होते हैं। तो इनको हमें फिर प्यूरिफाई करना पड़ता है इसको पाने के लिए। फिर ये जब मिलता है उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाकर हम लोग पैकेज करके उसको बेचा जाता है। दूसरा और एक सॉल्ट के बारे में आप जान सकते हो जो कि है रॉक सॉल्ट। ये आजकल बहुत मिल रहा है, मोस्टली स्टोर्स में आजकल लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। ये एक्चुअली में क्या है, इसका थोड़ा स्टोरी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि रॉक सॉल्ट एक्चुअली क्या है। रॉक सॉल्ट का जो मैन्युफैक्चर होता है ना, जैसे आप कोल मैन्युफैक्चर, हम लोग कोल माइनिंग करते हैं, उसी तरह से रॉक सॉल्ट का भी माइनिंग होता है। ये जो रॉक सॉल्ट होता है उसको माइनिंग हम लोग करते हैं, उसी से प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या होता है ना, अर्थ के नीचे आपको ये मिलेगा, इसका पूरा लेयर अर्थ के नीचे होता है। क्यों ऐसा होता है? इट इज़ बिलीव्ड कि जो हमारे जो एंशियंट ओशंस थे, जो कि बहुत सारे ओशंस थे, वो जब
बहुत सारे जो यूनिवर्स के जो स्टार्टिंग, जो हमारा जो अर्थ जो क्रिएट हुआ था, उस वक्त बहुत सारे भी ओशंस बहुत ज़्यादा थे। वो जब धीरे 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 जब वो सूख गए, व्हेन दोज ओशंस ड्राइड अप, तब जाकर उनका जो सॉल्ट का जो मतलब वो सी वाटर में डेफिनेटली सॉल्ट होता है, वो क्या होता है, वो सिर्फ सॉल्ट बच गया, सारा का सारा पानी सूख गया और सॉल्ट का एक लेयर फॉर्म हो गया, उसके ऊपर फिर मिट्टी विट्टी आ गया, सब अर्थ का सरफेस क्रिएट हो गया। अब क्या हुआ, तो ये अर्थ के नीचे एक लेयर बना के होते हैं, तो हम इसको माइनिंग करके सारे मिट्टी को हटाकर इसको हम कलेक्ट करते हैं, और ये जो निकलता है ना, इसका कलर मोस्टली ब्राउन कलर का होता है। ये ब्राउन कलर का होता है क्यों, क्योंकि बहुत सारे इम्प्योरिटीज इसके साथ अर्थ का जो सरफेस होता है उसी के चलते बहुत सारे इम्प्योरिटीज इसमें मिलके होते हैं, और इसको फिर प्यूरीफाई करते हैं और पैक करके बेचते हैं। ये बहुत आजकल लोग ले रहे हैं इसको, रॉक सॉल्ट को, इसके वजह इसको लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा कम सॉल्टी आपको लगेगा इसके कंपैरिजन में। अगर सेम अमाउंट ऑफ सॉल्टनेस अगर आपको चाहिए, जो सॉल्टी टेस्ट, तो आपको इसका जितना यूज़ करना है, इसको आपको थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा रॉक सॉल्ट को, टू गेट दैट सॉल्टनेस। देखो ये सब हमें कोई ज़रूरत है नहीं। हमारा जो आज का जो पढ़ने का जो मोस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा जिसकी पढ़ना है हमें, वो हमें ये है कि जो कॉमन सॉल्ट है ना, वो उसको हम कैसे एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं और बहुत सारी यूज़फुल केमिकल सब्सटेंसेस उससे बनाते हैं। कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल, हमें ये एक्चुअली में पढ़ना है। कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल किसके लिए, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब यूजफुल केमिकल्स। जैसे कि कौन कौन से केमिकल्स के बारे में आज हम देखेंगे। पहली बात तो देखेंगे कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जो कि होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में डिटेल में अभी एक एक करके हम देखेंगे, बस मैं लिस्ट बता देता हूँ आपको। फिर हम लोग देखेंगे वॉशिंग सोडा, ठीक है। फिर हम देखेंगे वॉशिंग सोडा जो होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। फिर हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा। फिर हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, सोडियम कार्बोनेट जो था हमारा, सोडियम कार्बोनेट जो था हमारा, वो होता था वॉशिंग सोडा। लेकिन जो सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिसको हम बोलते थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम बोल देते हैं, ये बन जाता है बेकिंग सोडा। सिर्फ एक हाइड्रोजन आप उसमें ऐड कर देते हो। वो जो धोने वाला जो आपका जो कपड़े वपड़े धोने के लिए पहले ही इसको यूज़ करते थे, इसके बारे में हम देखेंगे अभी। वो कन्वर्ट हो जाता है बेकिंग सोडा में, कैसे इसको फॉर्म होता है वो सब हम देखेंगे। और लास्ट को हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट को हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जो होता है CaSO4 ½ H2O। क्या है ये ½ H2O की स्टोरी, वो सब हम देखेंगे एक एक करके। इन चारों को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहला जो होगा सॉल्ट, उसको हम चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो कॉस्टिक सोडा को चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आप लोग सब डालो, कॉस्टिक सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, और इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक कॉमन नेम थोड़ा याद रखना, क्योंकि आपको केमिकल नेम तो पता ही होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट द कॉमन नेम इज इम्पॉर्टेंट, थोड़ा उसको याद रखना। देखो हम सोडियम क्लोराइड से, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड से जो ये हम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो किस तरह से उसको बनाते हैं, पहले हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। उसका जो मैन्युफैक्चर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ही इसको हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl के थ्रू हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको चलो एक एक चीज़ समझाता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, हम सोडियम क्लोराइड को लेते हैं, उसको हम पानी में ऐड कर देते हैं। सोडियम क्लोराइड को पानी में ऐड करते हैं, तो वो क्या होता है पता है, तो पानी में जब ऐड करेंगे ये एक आयोनिक कंपाउंड होता है, तो ये टूटता है, इट आयोनाइज होकर वो डिफरेंट जो दो आयन से वो फॉर्म होता है, Na+ और क्लोरीन माइनस, उसमें वो कन्वर्ट होता है, और ये क्या होगा ना, ये कंप्लीट आयोनाइज होगा,
ये कंप्लीट आयनाइज होगा, मतलब सारे के सारे NaCl मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, सारे के सारे NaCl मॉलिक्यूल टूटेंगे और वो Na प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस प्रोड्यूस करेंगे। ये होगा पहला स्टेप, ये होगा पहला स्टेप। सेकंड क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उनमें से भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल स्मॉल टू और स्मॉल एक्सटेंट, बस कुछ ही वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो भी आयोनाइज होंगे और वो फॉर्म करेंगे H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस किया है। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस मैंने आपको समझाया था, कैसे दो कैथोड्स, एक कैथोड और एक एनोड को हम यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एंड को हम सॉल्यूशन में लेकर हम किस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। आप तो इलेक्ट्रोलाइसिस ज़्यादा पढ़े नहीं हो, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। जब आपको क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ाया था, वहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन था मैंने आपको वहाँ पर थोड़ा सा समझाया था। फिर क्या होता है पता है, हमारा जो कैथोड एंड होता है ना, यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव एंड होता है तो कैथोड एंड, उसमें क्या होगा, ये जो H प्लस आयन फॉर्म हो जाता है वाटर का, जो टूट कर जो H प्लस आयन फॉर्म होता है वो उस कैथोड एंड में आता है, बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज का होता है, ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, इन दोनों में अट्रैक्शन होता है, तो वो इसके पास आ जाता है और इससे एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है और वो H मतलब हाइड्रोजन एटम में वो कन्वर्ट होता है। फिर क्या करेगा, और एक हाइड्रोजन एटम के साथ वो मिलता है और वो H2 गैस प्रोड्यूस करता है। मतलब कैथोड एंड में जो बबल्स फॉर्म होंगे वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म होंगे। वो किस तरह से फॉर्म होंगे, इस तरह से H प्लस आयन, वाटर मॉलिक्यूल का जो H प्लस आयन होगा वो कैथोड एंड में चला आएगा, वो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन उससे ले जाएगा और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा एक हाइड्रोजन एटम जो वहाँ पे फॉर्म होता है उसके साथ वो मिलकर H2 गैस, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एक गैस बनाकर वो वहाँ पर इवॉल्व होगा। फिर क्या होगा, जो हमारा जो एनोड एंड होगा ना, जो हमारा एनोड एंड होगा, जो कि पॉजिटिव एंड होगा हमारा, तुम ये नेगेटिव पॉजिटिव याद रखो। कैथोड एनोड अगर याद नहीं रख पाओगे, अभी तुम इसका कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो, नेगेटिव पॉजिटिव याद रखो। नेगेटिव एंड में हाइड्रोजन H प्लस जो आयन फॉर्म होता है वो आ जाता है, और जो नेगेटिव पॉजिटिव एंड होता है वहाँ पर क्या होता है पता है, ये जो क्लोरीन माइनस आयन हमारा प्रोड्यूस होता है वो चला आता है। क्लोरीन माइनस आयन चला आता है, वो क्या करेगा, वो क्लोरीन और एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस पॉजिटिव एंड पे, और वो खुद क्लोरीन एटम बन जाएगा। और ये क्लोरीन एटम क्या करेगा, दूसरे क्लोरीन एटम के साथ मिलकर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करेगा। थोड़ा इसको ध्यान में रखना। और एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो हमारा जो सोडियम क्लोराइड को जब हम पानी में लिए थे ना, सोडियम क्लोराइड को जब हमने पानी में लिया था, और यहाँ पर मैं स्टार मार्क करके आपको लिख रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl दैट इज कॉल्ड एज ब्राइन, दैट इज कॉल्ड एज ब्राइन। इसको थोड़ा, इसका नाम है, हम इसको ब्राइन बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl उसको ब्राइन बोलते हैं। तो हम क्या किए, देखो यहाँ पर मैं आपको फिर से समझाता हूँ दोबारा। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन किया, मतलब NaCl का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया। ब्राइन में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड एज ब्राइन। हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को लिया तो क्या हुआ, वो कंप्लीट आयोनाइज हुआ। जब वो कंप्लीट आयोनाइज हुआ तो वो सोडियम, मतलब आयोनाइज क्या हुआ, एक आयोनिक कंपाउंड वो टूट कर जिस आयोन से वो फॉर्म हुआ था उसमें वो कन्वर्ट हो गया। तो Na प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन में वो कन्वर्ट हुआ। ये पहला स्टेप था। फिर क्या हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल था वो भी टूटा, वो भी आयोनाइज हुआ, लेकिन वो कुछ ही वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं, वो H प्लस एंड OH माइनस आयन में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस में जो कैथोड एंड था हमारा, जो इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज, हमने जिस इलेक्ट्रोड को अपने बैटरी का जो नेगेटिव एंड था ना वहाँ पर जो आपने कनेक्ट किया, वो हमारा उस एंड की बात मैं कर रहा हूँ। आप नेगेटिव और पॉजिटिव एंड ही याद रखना। नेगेटिव एंड को क्या करोगे, वहाँ पर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन आयन जो फॉर्म हुआ था H प्लस आयन, वो वहाँ पर आता है, नेगेटिव एंड से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होता है, दूसरा वाला एक हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है, और गैस के तौर पे उस इलेक्ट्रोड के पास बबल्स फॉर्म होता है। उस तरह से एनोड एंड या फिर हमारा जो पॉजिटिव एंड होता है, वहाँ पर क्या होता है, ये जो NaCl जो टूट कर ब्राइन से जो क्लोरीन माइनस निकला था वो यहाँ पर आता है, एक इलेक्ट्रॉन
इस पॉजिटिव एंड को दे देता है और खुद क्लोरीन एटम में कन्वर्ट होता है, दूसरा वाला क्लोरीन एटम के साथ मिलकर वो क्लोरीन गैस बना देता है। ठीक है, वो क्लोरीन गैस बनाता है। अब देखो फिर क्या होता है, तो देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, तो सॉल्यूशन में क्या बच गया, सॉल्यूशन में बच क्या गया, सॉल्यूशन में बच गया Na+ और OH-, यही दो बच गए सॉल्यूशन में। ये चला गया हाइड्रोजन गैस बन गया, ये चला गया क्लोरीन गैस बन गया, रह गया कौन से वाले, Na+ एंड OH-। तो ये क्या करते हैं सॉल्यूशन में Na+ एंड OH-, ये मिलकर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। तो हमारे सॉल्यूशन में क्या बच गया, सॉल्यूशन में हमारे पास बच गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बाकी तो सब चला गया, बाकी तो हाइड्रोजन इधर चला गया, क्लोरीन चला गया, क्लोरीन गैस बनकर ये दोनों बच गए, वो एक दूसरे के साथ इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव साइन दोनों मिल गए, NaOH फॉर्म कर दिया और हमें मिल गया सॉल्यूशन, हमें मिल गया। तो हमने सोडियम क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका जो पूरा का जो मतलब पूरा हम जब इसको सारे जो इक्वेशन को आप एक इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, यहाँ पर देखो मैं कर देता हूँ, इमीडिएटली कर दूंगा। हमने क्या क्या किया था, हमने सोडियम क्लोराइड लिया था पहले, बता देता हूँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमने क्या लिया था सोडियम क्लोराइड, उसके साथ क्या किया था हमने वाटर लिया था। ठीक है, फिर वो कन्वर्ट किस में हुआ था, वो हो गया था NaOH, साथ में क्या हुआ जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस किए, ये इलेक्ट्रोलाइसिस में हुआ था, याद रखना इसका कंडीशन था इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरे कंडीशन में क्या प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड करेगा। NaCl तो बना NaOH, उसके साथ क्या बना क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। देखो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं क्लोर एल्काली प्रोसेस और मेथड क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्यों इसको इस तरह से बोलते हैं हम, ये जो प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट साइड में देखो एक हमारा बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस और क्लोरीन गैस। तो हम क्या करते हैं, ये जो क्लोरीन से उसका शॉर्ट फॉर्म क्लोर, और ये जो अल्काली होता है इस बेस के लिए, क्यों इसको अल्काली बोलते हैं मैंने आपको बताया था, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में डिजोल्व होगा वो OH- आयन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसको अल्काली बोलते हैं। तो क्लोर क्लोरीन के लिए और अल्काली NaOH के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसको हम क्लोर अल्काली प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मतलब जो सेटअप में बनता है उसको हम कैस्टनर केलर सेल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, कैस्टनर केलनर, सॉरी कैस्टनर एंड केलनर, इसको हम कैस्टनर केलनर सेल बोलते हैं। ये जो सेटअप हम लोग करते हैं उसको कैस्टनर एंड केलनर ने हमें बताया था इसको कैसे सेटअप करना है, ये आपके लिए ज़रूरी है नहीं, बस आपको ये इक्वेशन जान लो कि किस तरह से हुआ, क्या क्या हुआ, पहले क्या हुआ और लास्ट में हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिला, क्लोर एंड अल्काली फॉर क्लोरीन, अल्काली फॉर NaOH, इतना ही जानो। अब नेक्स्ट हमें देखना है इसका यूज़, बस आपको मैन्युफैक्चर देखना है, यूज़ देखना है, और ज़्यादा कुछ आपको देखना है नहीं। तो देखो इसको हम कहाँ का यूज़ करते हैं, इसका जो यूसेज है हमारा, वो पहले तो हम इसको पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, और डाइज और जो हमारे कलर वगैरह होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको यूज़ करते हैं। साथ में इसको एज अ डीग्रीजिंग मटेरियल भी हम लोग यूज़ करते हैं। डीग्रीजिंग मतलब जो ऑयल वगैरह लगा हुआ होता है ना, उसको भी क्लीन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। 4 में हम क्या यूज़ करते हैं इसको, हमारे जो फैब्रिक होते हैं ना, जो कॉटन फैब्रिक होते हैं उसको अनश्रिंकेबल बनाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको अनश्रिंकेबल बनाने के लिए इसको, मतलब कि वो डूबता नहीं है, कॉटन का जो होता है उसको हम बोलते हैं मॉइस्चराइजिंग ऑफ कॉटन, वो डूबता नहीं है, उसको इसके साथ जब ट्रीट करते हैं, लास्ट में उसको हम पेट्रोलियम रिफाइनरी में भी यूज़ करते हैं।
पेट्रोलियम रिफाइनरी में भी यूज़ करते हैं। ज़्यादा आप कोई देखो, ये सब इन्फॉर्मेटिव बातें, कोई इसमें समझने वाली चीज़ है नहीं। आपको इसका प्रोसेस नहीं जानना कि किस तरह से उसको पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, कैसे उसको हम लोग फैब्रिक कॉटन जो मर्सराइजिंग कॉटन में यूज़ करते हैं, वो आपको जानने की ज़रूरत है नहीं। तो इसमें ज़्यादा कोई नहीं, बस थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल फॉर्मूला मैंने लिख दिया है CaOCl2, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम, जिसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो इसको फॉर्म कैसे करते हैं। हमने पहले जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा कॉस्टिक सोडा था, जब उसको हमने प्रोड्यूस किया था, उसमें आप सबको पता है कि एक क्लोरीन गैस रिलीज हुआ था, एक क्लोरीन गैस रिलीज हुआ था। हम इसी क्लोरीन गैस को उस प्रोसेस को आप करोगे, ये जो बाई प्रोडक्ट जो क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा था, हम क्या करते हैं, उसी को हम CaOH का होल ट्वाइस, जो कि हमारा क्या था, स्लैग लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा है स्लैग लाइन, उस पर आप पास कर दो। जब हम इसको पास करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है पता है, हमें मिल जाता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, हमें मिल जाता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में बनता है वाटर, ठीक है। एक बाय प्रोडक्ट से हम इसको बना लेते हैं। पिछला जो कॉस्टिक सोडा जो बनता है उसको हम ले लेते हैं, उसमें जो क्लोरीन गैस फॉर्म होता है उसको बस स्लैग लाइन पे डाल दो, बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ये जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं हेज़न-क्लेवर प्रोसेस, हेज़न-क्लेवर प्रोसेस। इसने इसको बनाया था, तो उसको हम इसका नाम दे दिए हैं कि हेज़न-क्लेवर ने इसको बनाया था। हुआ क्या, कुछ नहीं, इसको मतलब बहुत इजीली हम याद रख लो। क्लोरीन गैस जो हमने कॉस्टिक सोडा बनाते वक्त जो हमारे लिए एक बाय प्रोडक्ट था, उसी को स्लैग लाइन पे हमने पास कर दिया। जब हमने पास कर दिया, हमें मिल गया ब्लीचिंग पाउडर, साथ में वाटर, बस इतना ही है। ब्लीचिंग पाउडर तो हर घर में होता है, बहुत कॉमन होता है। आपको पता है कि एक उसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है ब्लीचिंग पाउडर का। वो स्मेल क्यों होता है, वो स्मेल ब्लीचिंग पाउडर का क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा आप देखो, समझो, कॉन्सेप्ट को समझो कि क्यों ऐसा होता है। जब हम ब्लीचिंग पाउडर को जब हम घर में कहीं पर भी डाल देते हैं, वो जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके कांटेक्ट में वो होता है, और जब वो उसके कांटेक्ट में आता है तो वो बनाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन गैस, CaCO3 प्लस क्लोरीन गैस, सॉरी गैस लिखना भूल गया, और साथ में वाटर भी बनाता है। हमारा जो स्मेल होता है ना ब्लीचिंग पाउडर का, वो क्यों होता है पता है, जब आप उसको बाहर डाल देते हो, वो इसी क्लोरीन के वजह से होता है। जब वो क्लोरीन को रिलीज़ करता है, वो जो स्मेल होता है वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है क्लोरीन का। तो हम जब कहीं पर वीड वगैरह होता है तो उसको मारने के लिए जब हम डाल देते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो वहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में क्लोरीन गैस रिलीज होता है, और यही क्लोरीन में वो प्रॉपर्टी होता है जर्म्स वगैरह को मारने के लिए। इसलिए हम इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ करते हैं पानी में भी। जब पानी में भी डालोगे वो भी क्लोरीन प्रोड्यूस करेगा, उसको इसी क्लोरीन जो रिलीज होता है ना, उसी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं बहुत जगहों पे। कैसे कैसे यूज़ करते हैं देखो, और एक हम इसको यूज़ करते हैं, जो हमारा जो आजकल देखे होंगे, जो फैब्रिक वगैरह जो जीन्स पैंट वगैरह आते हैं, तो वो वॉश्ड वाले पैंट होते हैं, मतलब कि वो क्या होता है, उसको ब्लीच्ड बोलते हैं, ब्लीच्ड पैंट्स। उसमें क्या होता है, कलर थोड़ा फेड होता है। वो किस तरह से होता है, देखो ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, आप क्या करो, उस कपड़े को हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में पहले हम डाल देते हैं, उसको अच्छे से डिप कर देते हैं उसके सॉल्यूशन में। फिर उसको कोई भी एसिड, या तो आप HCl ले लो, मैं आपको यहाँ पर पहले एसिड लिख देता हूँ, वो या तो HCl ले लो या तो H2SO4 ले लो। तो वो क्या करेगा, अगर HCl के साथ बनेगा तो वो CaCl2 साथ में क्या बनाएगा, H2O, और साथ में वो क्लोरीन रिलीज करेगा। तो इस क्लोरीन के वजह से वो जो कलर उसका जो फेड हो जाता है ना, वो इस क्लोरीन के वजह से फेड हो जाता है। तो इसीलिए इसका हम यूज़ करते हैं। जो हमारा जो क्यों यूज़ करते हैं इसको, जो हमारा ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक होता है, जो हमारा ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक हम लोग करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट ये होता है। और जो घर में भी यूज़ करते हैं वो इस क्लोरीन को हम यूज़ करते हैं। देखो ये जो क्लोरीन जो रिलीज होता है ना,
ये जो क्लोरीन जो रिलीज होता है उसको हम क्या नाम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन। अवेलेबल क्लोरीन इस इन दोनों को, इसको और इसको, जो क्लोरीन जितना वो रिलीज करेगा। और एक ब्लीचिंग पाउडर को उतना अच्छा आप तब मानोगे जो वो जितना ज़्यादा क्लोरीन रिलीज करेगा वो ब्लीचिंग पाउडर उतना अच्छा ब्लीचिंग पाउडर होगा और उसका प्राइस उतना ज़्यादा है। और जो सबसे अच्छे जो ब्लीचिंग पाउडर्स होते हैं ना वो ऑलमोस्ट 35 से 38% के अराउंड वो क्लोरीन रिलीज करते हैं अपने जो क्वांटिटी के हिसाब से, तो वो ज़्यादा प्राइस के होते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का देखना प्राइस वेरी करेगा। आप कहीं से नॉर्मल वाले ले लोगे बहुत सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन अगर अच्छे वाले लोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा प्राइस होता है। क्यों? क्योंकि वो जो अवेलेबल क्लोरीन होता है उनमें ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा क्लोरीन रिलीज़ करते हैं जब आप उसमें जो भी काम करना चाहते हो। तो जो इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ करते हैं वो इसको ही यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा क्लोरीन रिलीज़ होगा वो उतना अच्छा है। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं आपको पता ही है। इसका यूज़ बहुत कॉमन जगहों पे करते हैं हम, घर में इसको हाउस होल्ड में तो बहुत यूज़ करते हैं। साथ में तो मैंने एक जो लॉन्ड्री इंडस्ट्री में मैंने आपको बता दिया, यहीं पे बता देता हूँ यूसेस, क्योंकि छोटा सा है। हमारा जो लॉन्ड्री वगैरह इंडस्ट्री होता है ना, वहाँ हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और हाउस होल्ड में तो इसको यूज़ करते ही हैं, हाउस होल्ड क्लीनिंग में इसको यूज़ करते हैं। साथ में एक इम्पॉर्टेंट इसको यूज़ करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। वाटर में इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। आप जानते हो जिसके पिछले ज़माने में जो घर में होता था ना, कुआं वगैरह होता है, वेल, उसका जो पानी होता है उसको बार बार कभी कभी क्या होता है ना, कुछ महीनों के बाद उसमें ब्लीचिंग पाउडर उसमें डालते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है जो पानी के कांटेक्ट में है वो भी क्लोरीन गैस को रिलीज़ करता है। जब क्लोरीन गैस को रिलीज़ करेगा तो क्या होगा, पानी में जितने भी पानी में जो हमारे जर्म्स वगैरह होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो उसको डिसइंफेक्टेंट उसी तरह से करते हैं। क्लोरीन को हम क्लोरीन को हम लोग जो मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था, जो स्विमिंग पूल वगैरह को क्लीन करने के लिए भी क्लोरीन को यूज़ करते हैं। तो इसलिए पानी को क्लीन करने के लिए हम क्लोरीन ही यूज़ करते हैं, और क्लोरीन का सोर्स यही ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये था ब्लीचिंग पाउडर का कहानी, ईजी सा कहानी था, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट जो कंपाउंड हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है बेकिंग सोडा। उसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो NaHCO3, या फिर इसको क्या, इसका जो मतलब केमिकल नेम होगा वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको इस टर्म में बुक में आपका दिया था हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको क्या बोलते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आपको मैंने बोला था कि बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आप इसको याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो केमिकल नेम होता है। ठीक है, देखो इसको जो बनाते हैं इसको भी हम दो प्रोसेस में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कौन से प्रोसेस को यूज़ करके हम बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में हम इसको बनाते हैं। क्या करते हैं उस प्रोसेस में, पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एमोनिया को लेते हैं, NH3 जिसका नाम होता है एमोनिया। हमेशा याद रखना जो भी केमिकल कंपाउंड लिखना उसके नीचे थोड़ा उसका नेम मेंशन कर देना, इजी होगा, अच्छा होगा आपके लिए। उसको क्या करते हैं हम, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड उस पर हम लोग पास करवाते हैं। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ हम लोग ऐड करते हैं, तो फॉर्म क्या होता है पता है, वो फॉर्म करता है एमोनियम बाइकार्बोनेट। ये होता है एमोनियम बाइकार्बोनेट, एमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एमोनियम बाइकार्बोनेट। ये है एमोनियम और ये हो गया आपका बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, ये जो एमोनियम बाइकार्बोनेट होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, हम सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं। देखो हम जितने भी कंपाउंड्स बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है, कॉमन सॉल्ट यूज़ होता है। इसीलिए तो हम देखें कि कॉमन सॉल्ट को हम कैसे रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किए, हम इसको सेकेंड स्टेप में यूज़ किए। यहाँ पर और एक रॉ मटेरियल हमारा एमोनिया भी था, तो एमोनिया को हमने जो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया, एमोनियम बाइकार्बोनेट बनाया। एमोनियम बाइकार्बोनेट को हमने कॉमन सॉल्ट के साथ मिलाया, फिर क्या बनेगा NaHCO3, NaHCO3 बच जाएगा NH4Cl। NaHCO3 अपना जो बेकिंग सोडा और जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और बनता है NH4Cl जो कि होता है एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एमोनियम क्लोराइड। ये जो प्रोसेस होता है ना उसको हम ये भी नाम देते हैं, ये जो सॉल्वे प्रोसेस होता है इसको कुछ लोग एमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एमोनिया को हम लोग यूज़ करते हैं और बेकिंग सोडा बनाते हैं, तो इसको एमोनिया सोडा भी इसको बोलते हैं कुछ लोग।
लेकिन इसका जो मेन जो नाम था वो सॉल्वे प्रोसेस है। ठीक है, तो देखो ये तो उसका मैन्युफैक्चर था, इसमें ज़्यादा कुछ तो था नहीं। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर इसका जो यूज़ है, जो इसको जो हम यूज़ करेंगे इसको, तो उसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। देखो ये जो दो रिएक्शन था, इसको भी हम एक रिएक्शन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे करोगे मैं वो भी बता देता हूँ। आप एमोनिया लिए थे, देखो एमोनिया लिए थे, वाटर लिया था, CO2 लिया था, फिर NaCl लिया, ये कैंसिल होता है। ये आप 11 में देखोगे किस तरह से इसको कैंसिल करते हैं। बना था आपका NaHCO3 जो हमारा बेकिंग सोडा, और उसके साथ बना था हमारा एमोनियम क्लोराइड। तो एक इक्वेशन में अगर आपको रिप्रेजेंट करने को बोले तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर उसको स्टेप वाइज करना है तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो यूज़ होता है ना, वो उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट है। तो देखो इसका थोड़ा सा यूज़ देख लेते हैं। इसमें यूज़ में बस एक ही पॉइंट आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वरना कोई ज़्यादा नहीं है। देखो इसको हम एज एन एंटासिड भी यूज़ करते हैं। बेस होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिस तरह से काम करता है, ये भी एक उसी तरह का कोई काम करता है। तो इसको हम एंटासिड की तरह भी यूज़ करते हैं। और हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसको यूज़ करते हैं, इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं। दूसरा जो हमारा जो बेकिंग पाउडर होता है ना, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि जो हम यूज़ करते हैं बेकिंग वगैरह में, जो बेकिंग पाउडर होता है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। देखो जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है वो क्या होता है पता है? एक तो बेकिंग सोडा उसमें होता ही है, बेकिंग सोडा प्लस कोई एक माइल्ड एसिड या फिर कोई वीक माइल्ड एसिड उसमें थोड़ा सा होता है, लाइक या तो टार्टरिक एसिड, उस तरह से कोई मतलब हल्का एसिड उसमें होता है। तो उसमें कैसे ये एक्ट कैसे करता है? बेकिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला होता है, देखो वो रिएक्शन कैसे होकर वो जो बेकिंग सोडा में हम जो यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर, उससे कैसे वो जो सब्सटेंस जो हम जो केक बनाते हैं वो कैसे उसको फुला देता है। वो जो राइज आ जाता है बेकिंग पाउडर की वजह से, वो क्यों आता है देखो यहाँ पे उसका केमिस्ट्री समझो। बेकिंग पाउडर किससे बना? बेकिंग सोडा, एक एसिड से, कोई भी एसिड लो, उससे हमें वो जो H+ है ना, उसी से मतलब होता है, उस H+ से मतलब होता है। जब हम उसको या तो हीट करते हैं इस चीज़ को, या फिर जब पानी में डालते हैं उसमें पानी मिलाते हैं, या फिर उसको जब हीट कर देते हैं तो क्या होता है? वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एक सोडियम का सॉल्ट बना देता है। कोई भी एक सोडियम सॉल्ट वो बनाएगा, डिपेंड करेगा किस एसिड के साथ वो मिला हुआ है, तो वो डिफर करेगा। जो भी एसिड उसमें मिला होगा उसी हिसाब से वो सॉल्ट बनाएगा। तो देखो हमारे मतलब की चीज़ है ये कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे मतलब का चीज़ है ये कार्बन डाइऑक्साइड। जो केक वगैरह में जो राइज आता है ना बेकिंग पाउडर के वजह से, वो इसी वजह से आता है, उसका केमिस्ट्री यही है। इस इक्वेशन के वजह से ही आपके केक बनते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करता है ना, उसी के लिए देखना जो पोर्स वगैरह क्रिएट होते हैं, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की कोशिश जब करता है तो उस जो केक होता है उसको वो राइज देता है, वो थोड़ा फूलता है, उसमें पोर्स वगैरह क्रिएट होते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो यही था बेकिंग सोडा का कहानी। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा वॉशिंग सोडा था उसको देख लेते हैं। तो देखो ये जो हमारा जो वॉशिंग सोडा होता है ना, उसका केमिकल फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। देखो इस वाटर मॉलिक्यूल का थोड़ा स्टोरी मैं आपको बता दूंगा। पहले इसका जो मैन्युफैक्चर होता है उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बहुत ईजी है ये वाला, कुछ नहीं है इसमें। हम क्या करते हैं, जो हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट था ना, जो सोडियम बाइकार्बोनेट था उसका बस हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कर देंगे, बस थर्मल डिकम्पोजिशन कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा। तो याद रखो ये आप जो पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे केमिकल रिएक्शंस, उसमें जो टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस थे या केमिकल रिएक्शंस थे, वहाँ पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसका जो थर्मल डिकम्पोजिशन था उसमें भी इसका एग्जाम्पल आप डाल सकते हो। थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो, कुछ नहीं होगा। क्या होगा पता है? ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस वाटर वेपर एंड प्लस CO2 गैस, ये सब ये दोनों निकल जाएंगे, बस ये वाला रह जाएगा, इसका सॉलिड वाला रह जाएगा। ये जो मतलब बिना वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुए जो हमारे लिए जो सोडियम कार्बोनेट बना ना, इसको हम लोग बोलते हैं सोडा ऐश, इसको हम बोलते हैं सोडा ऐश।
देखो, जब तुम क्रिस्टलाइजेशन मेथड के बारे में तुम पढ़ोगे कि कैसे क्रिस्टल को हम लोग देखेंगे, मतलब उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, जब आप 11 में जाओगे आप उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स खुद करोगे लैब में, वहाँ पर आप किसी क्रिस्टल को जो फॉर्म करोगे तो वाटर का मीडियम उसमें होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर वाटर में डालते हैं, H2O के साथ इसको डालते हैं, तो क्या होगा, वो क्रिस्टलाइज होता है, वो क्रिस्टलाइज होता है और 10 वाटर मॉलिक्यूल उसमें जुड़ जाता है। और ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल उसमें जुड़ता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बस तुम अभी थोड़ा सा ध्यान रखो, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारा है लेकिन उसको समझाने के लिए मटेरियल अभी तुम्हारे पास नहीं है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को समझने के लिए फिर क्रिस्टलाइजेशन मेथड को समझना है, फिर कुछ रिक्रिस्टलाइजेशन भी होता है। ये सब बहुत आगे की बात है। आप जब थोड़ा लैब में आप जाओगे 11-12 में देखोगे तो आप खुद ये सब बनाओगे, कैसे वहाँ पर क्यों इस तरह से ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है, आप जान जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये था उसका प्रोडक्शन, बस इतना ही था उसका प्रोडक्शन, इतना ही है। बस हमने थर्मल डिकम्पोजिशन किया था, हमने जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारा था, जो हमारा बेकिंग सोडा था, उसको हमने बस थर्मल डिकम्पोजिशन कर दिया, वो हमारा सोडा ऐश बन गया, बात खत्म, इतना ही था उसका। यूसेस, आप वॉशिंग सोडा है उसको लॉन्ड्री में तो आप यूज़ करते ही हो, लॉन्ड्री वगैरह में उसको यूज़ करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, और एक चीज़ में इसको यूज़ करते हैं, वो होता है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आप हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर तो आप जानते नहीं होंगे शायद, आई थिंक। तो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में क्या होता है ना, तो उसके बारे में अभी तो बोल नहीं सकता। देखो, रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बस आइडिया देता हूँ कि हार्ड वाटर क्या होता है। आप देखना कुछ पानियों में क्या होता है ना, जब आप उसमें सोप वगैरह सॉल्यूशन करोगे उसमें बहुत ज़्यादा झाग निकलता है, जो उसका वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। लेकिन कुछ पानी ऐसे होते हैं उसमें आप जितना साबुन डाल दो लेकिन उसमें झाग नहीं बनते। तो जिनमें झाग नहीं बनता ना उनको हार्ड वाटर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं झाग के कॉन्सेप्ट में तो उसको हार्ड सॉफ्ट नहीं बोला है, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। कुछ आयन्स वगैरह का वो केस है, वो आप देख लेना, देखेंगे बाद में। वो आप जब 11-12 में जाओगे एसिड बेस केमिस्ट्री आप पढ़ोगे अलग से, उसमें आप एक HSAB प्रिंसिपल देखोगे जो सॉफ्ट हार्ड के बारे में, वहाँ पर आप थोड़ा सा आइडिया लोगे और वहाँ पे कैसे वाटर वगैरह वो सब आप देखोगे और उसको कैसे हार्डनेस वगैरह रिमूव करते हैं। तो आप बस ध्यान रख लेना कि लॉन्ड्री रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, आपको बिल्कुल नहीं पूछेगा कि कैसे हार्डनेस आपको रिमूव करना है, वो सिर्फ आप ये बस उसका यूज़ में देगा। इंपॉर्टेंट आपके लिए बस ये रिएक्शन होगा, किस तरह से इसको प्रोड्यूस हम लोग करते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा, और ज़्यादा कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा नहीं। तो अभी जो मैंने ये जो 10H2 मैंने लिखा था, थोड़ा ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो मेथड था उसके बारे में चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, हेडिंग आप कर सकते हो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, हेडिंग आप कर दो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। इसका एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, कोई मैं आपको ज़्यादा उसके बारे में बोलूँगा नहीं क्योंकि मैंने बहुत बार डिस्कस किया है इसको। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का आप ले रहे थे, उसको टेस्ट ट्यूब में दिखा दो। जब उसको आप बर्नर पे दिखाओगे, जब वो गर्म होगा तो देखना उसका कलर चेंज होगा और वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर का सब्सटेंस वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर उसको थोड़ा सा देखना, जो टेस्ट ट्यूब का जो कूलर पार्ट होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है, उसमें थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस होता है। ये मैंने बता दिया है, मैं इसको ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा ऑब्वियसली, मैं बस आपको बताता हूँ कि क्या होता है वहाँ पर। जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है वो 5 वाटर मॉलिक्यूल उसमें लगा हुआ होता है, उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5। उसको हम क्या करते हैं, जब तुम हीट करते हो क्या बनता है, ये ब्लू कलर का होता है, इसका कॉमन नेम क्या था, ब्लू विट्रोल। इसका कॉमन नेम था ब्लू विट्रोल, क्योंकि ब्लू कलर का होता है। हीट कर दिया तो क्या हुआ, वो सारे के सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उसको उसने रिलीज कर दिया। चलो गैस में लिख देता हूँ, ये सॉलिड बेचारा रह गया, इसका कलर होता है वाइट, इसका कलर होता है वाइट। ये हमारा बन गया एनहाइड्रस, ये हमारा एनहाइड्रस फॉर्म बन गया, और ये हमारा था पेंटाहाइड्रेट फॉर्म। 5 वाटर मॉलिक्यूल उसमें था, ये हमारा पेंटाहाइड्रेट फॉर्म था, ये हमारा एनहाइड्रस फॉर्म बन गया। कॉपर सल्फेट का कलर क्या था, ब्लू वाइट। तो क्या होता है ना, कुछ सॉल्ट्स में, जिन सॉल्ट्स में इस तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ होता है उनको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, दे आर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। और जिनमें नहीं होता है, यहाँ पर देखो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, उनको हम बोलते हैं अनहाइड्रस सॉल्ट्स।
तो ये थोड़ा याद रखना। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का, आपको पता है कॉपर सल्फेट के साथ मैंने और एक एग्जांपल मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, वो है फेरस सल्फेट 7H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका कलर क्या था, ग्रीन, तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, ग्रीन विट्रोल, इसको हम बोलते थे ग्रीन विट्रोल। मैंने आपको बहुत बार बताया है ये सब, जो हमारा जो पहला टॉपिक था उसमें ये सब के बहुत सारे रिएक्शंस हमने डिस्कस किए थे, वो देखे नहीं हो तो देख लो। और एक आप जान लो, और एक एग्जांपल होगा Ca कैल्शियम सल्फेट CaH2O, दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। और देखो CaSO4 आप हाफ H2O कर दोगे तो वो बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तो बहुत कॉमन, आप सब जानते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो ध्यान से देखो CaSO4 बस यहाँ पर दो वाटर मॉलिक्यूल था, यहाँ पे हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। देखो हाफ वाटर मॉलिक्यूल, ये इसका मतलब ये है कि एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ दो Ca कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ दो कैल्शियम सल्फेट इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए उसको हम एक कैल्शियम सल्फेट के हिस्से में कितना वाटर मॉलिक्यूल हम बोलते थे, उसको हम हाफ बोलते थे। लेकिन ऐसा कोई वाटर मॉलिक्यूल थोड़ी ना टूट जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल ही नहीं रहेगा। इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल होगा, उसके साथ दो कैल्शियम सल्फेट इस तरह से लगे हुए होंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O। लेकिन एक्चुअल स्टोरी में दो लगे हुए थे। लेकिन तुम यहाँ से ध्यान पे देखो, ये सेम था, ये सेम है, बस नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो गया, दो मतलब दोनों केमिकल अलग हुए। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या अहमियत होता है, यहाँ से थोड़ा सा तुम ध्यान मतलब थोड़ा सा सोच सकते हो कि ये होता है उसका अहमियत। कंपाउंड को वो चेंज कर देता है, कंपाउंड को वो ना सिर्फ कि उसका कलर चेंज करता है, उस कंपाउंड को पूरा चेंज कर देता है। तो अभी हम ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, आज का लास्ट जो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को, वो थोड़ा कॉमनली यूज होता है, तो उसको थोड़ा सा हम देख लेंगे, 2 मिनट लगेगा। तो देखो आज का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 5वां जो कंपाउंड हम लोग देखेंगे वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत कॉमन है, इसको हम कॉमनली POP भी बोल देते हैं। कौन इतना प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेगा। केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। देखो इसका जो मैन्युफैक्चर होता है किस तरह से होता है, मैंने आपको जिप्सम बताया था, 2H2O इज द जिप्सम। उसको ही क्या करो, जिप्सम को हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा क्या था, जिप्सम, ये हमारा था जिप्सम। इसको ले लो, इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन में इसको आप हीट करो। इस टेम्परेचर तक आप इसको हीट करो तो क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O और 1/1/2 H2O वो रिलीज कर देता है इन फॉर्म ऑफ गैस। तो ये हमारा बच गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो ध्यान से देखना, हमें ये जो टेम्परेचर होता है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको बहुत केयरफुली हमें मतलब अटेंड करना पड़ता है। अगर ये टेम्परेचर, सपोज दैट टेम्परेचर बिकम्स मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा ना, ये जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है वो भी चला जाएगा और सिर्फ जो कैल्शियम सल्फेट बच जाएगा, जो एनहाइड्रस वाला कैल्शियम सल्फेट बच जाएगा, उसको हम बोलते हैं डेड बंट। ये हमारे लिए डेड बंट हो जाते हैं, कोई इसके लिए काम, हमारे लिए इसका कोई काम ही नहीं होता। डेड बंट प्लास्टर बोलते हैं इसका, ये हमारा कोई काम का नहीं है। हमारा काम का ये है, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर बस आप ध्यान रखना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको ध्यान रखना है। जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा और बाकी वाटर निकल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको एक कॉन्सेप्ट आपको देखना है, इसके यूज में एक चीज़ आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट देखना है कि जो यूसेज में ना एक ही पॉइंट है यहाँ पर, जो डॉक्टर वगैरह जो प्लास्टर करते हैं ना हमारे हाथों में, जो टूट जाता है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हमारे हाथों में जो प्लास्टर कर देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर जब घर में हम लोग कहीं पे लगाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो देखना पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर फॉर्म में होता है। जब उसमें पानी डाल देते हो तो वो क्या करता है, और फिर उसको जब लगा देते हो ना, वो सूख जाता है और पूरा हार्ड बन जाता है, पूरा हार्ड बन जाता है वो स्ट्रक्चर। क्यों ऐसा होता है पता है? कुछ नहीं होता, उसका केमिस्ट्री देख लो। आपने क्या किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ले लिया, CaSO4 हाफ H2O, उसमें आपने सिर्फ पानी डाल दिया, वो क्या बनेगा, वो जिप्सम बन जाएगा। बात खत्म, वो जिप्सम बन जाएगा।
CaSO4 2H2 वो जिप्सम बन जाएगा। और ये जो जिप्सम होता है ना, वही वो हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, वही वो हार्ड सब्सटेंस होता है। तो ध्यान रखना, जो हमारे यूज़ में है, जो हम डॉक्टर वगैरह जो हमारे लिए प्लास्टर करते हैं, हाथ वगैरह जो टूटता है, अगर किसी का टूटा होगा आपको याद होगा, तो उसमें क्या होता है, इसको ले लेते हैं, पानी में डाल देते हैं, वो हार्ड बन जाता है, सूख कर वो होता है, वही जिप्सम बन जाता है। और वही हमारे लिए जो हार्ड सब्सटेंस बनता है वही जिप्सम होता है। और इसका यूज़ आपको बहुत अच्छे से पता है, जो वॉल वगैरह में हम लोग इसको आजकल जो कलर से पहले जो स्मूथ सरफेस के लिए इसको यूज़ करते हैं, वो भी इसी को यही रिएक्शन जिप्सम बन जाता है। जब हम लोग कोई डेकोरेटिव स्टैचू वगैरह, जो घर के लिए बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स जो बनते हैं आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस में, वो भी यही कॉन्सेप्ट है। एक फ्रेम होता है, पीओपी को ले लेते हैं, पानी में मिला देते हैं, उस फ्रेम में डाल देते हैं, वो सूख जाता है और जिप्सम बनकर वो हार्ड बन जाता है। इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई और ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो देखो, आज का जो क्लास था वो कोई इतना इम्पोर्टेंट क्लास, मतलब कि समझने के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं था इतना, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। और क्वेश्चंस आपको आएंगे, क्वेश्चंस विल बी देयर। आपको हर यूज़ आपके याद रखने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, मतलब याद रखना पड़ेगा, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं कि आपको समझना है। लेकिन जो उसके जो हमारा जो उसका जो मैन्युफैक्चर या जो उसका जो प्रिपरेशन होता है ना, उसमें जो केमिकल जो उसका जो रिएक्शन है उसको याद रखना है, क्योंकि वो आपको लिखना पड़ेगा। बाकी यूज़ तो आप याद रख ही लोगे, आप बहुत सारे कॉमन यूज़ हैं उसके। और जो मैंने आपको थोड़े थोड़े बताया, जैसे कि इसका मैंने ये जो लॉजिक बताया कि क्यों ऐसा जिप्सम होता है, क्लोरीन का जो मैंने बताया था, हमारा जो वॉशिंग सोडा में उसको जो मैंने क्लोरीन का बताया था आपको, वहाँ पर या जो ब्लीचिंग पाउडर में जो मैंने आपको क्लोरीन जो ब्लीचिंग करने के लिए जो यूज़ होता है, किस तरह से वो क्लोरीन रिलीज़ करता है, वो थोड़ा आप ध्यान रखना, जो अवेलेबल क्लोरीन होता है। तो इस तरह के जो छोटे मोटे हैं उसको थोड़ा ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ आज था नहीं। तो ये सेकेंड टॉपिक ख़त्म हो गया, नेक्स्ट हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको पसंद आया तो थोड़ा प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट बॉक्स में आप कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस।